economics? Any idea? What do you mean by economics? We use it. What is economics? What is economy? Economy means household and how two parties to a party interacting, coordinating with each other for their economic value. What is economic value? For their money. Money, right? Interactions happen, so many things happens. The basic underlying feature is money. So जब हम economics की बात करेंगे हम money की next step बात. ठीक है? तो economics का the first time it was coined. It was not ऐसे नहीं होता overnight कोई आया भाई economics का मतलब ये हो. Right? It was a term developed through various jurisprudence जैसे हम कहते हैं. ठीक है? लेकिन आप कहते हैं कि it was Adam Smith, which basically coined the term economics. What he meant by economics was household business, household money, handling of that household money. हर घर में जगह-जगह जो पैसे मैनेज किए जाते हैं, और इतनी आमदनी हुई, इतना खर्चा हुआ, इसका कलेक्टिव टर्म जो एडम स्मिथ ने दिया था, it was called economics. ठीक है? अब now when we talk about economics, we broadly classify economics into two categories. Macro and micro. That is the foremost under because हमारा subject macroeconomics है. So what is macroeconomics? We need to understand. Economics we have understood. पैसा, household management, पैसा, ठीक है? वो सब हमारे economics के बीच में आ जाएगा. जब हम macroeconomics की बात करते हैं, उसमें we talk about nation का पैसा. Okay, nation की inflation, कितना पैसा आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली लीड टुवर्ड्स मनी, राइट? तो जब हम एक नेशन के बारे में बात करेंगे, नेशन की टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो वो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगी? एक इंडिविजुअल की सप्लाई, डिमांड, इनकम, एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. So demand of a particular house is microeconomics, and imports of an economy, imports of a nation is macroeconomics. What is demand for one household at a larger level? It will be import or production of a particular scenario of a particular nation, right? So that is micro and macro ka basic difference. Understood? Yes. So जब माइक्रो की बात करेंगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, कट आउट पॉइंट, प्रॉफिट लॉस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सब आएगा आपका माइक्रो. ठीक है? इन्फ्लेशन रेट, फिस्कल पॉलिसी. व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? व्हाट इज फिस्कल? What is fiscal? Policy is there. Fiscal policy is there. What is fiscal? Fiscal means See, जब हम फिस्कल की बात करते हैं ना, हम गवर्नमेंट के हिसाब से हम फिस्कल की बात, ठीक है? तो गवर्नमेंट की कुछ बोरोइंग्स होती है, कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ इनकम होती है. हमने टैक्स दिया तो गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट ने रोड बना दी, उसका एक्सपेंडिचर. जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए, मतलब पैसा खर्च ज्यादा हुआ है तो उनके पास पैसा कम, तो पैसा तो खर्च ज्यादा हो गया है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ से? अब आप अपनी पॉकेट की बात करते हैं. आपके पास आपके पापा ने आपको सुबह 100 रुपए दिए, लेकिन आपने 120 रुपए खर्च कर दिए. इज दैट पॉसिबल? अगर मैं आपको 20 रुपए आज लोन दे दूं, दैट इज पॉसिबल फॉर यू, राइट? ऐसे गवर्नमेंट का सिनेरियो है. गवर्नमेंट के पास 100 करोड़, तो उसने खर्च किया 120 करोड़, तो 20 करोड़ एक्स्ट्रा उसने क्या किया? या तो उसने मार्केट से उठाया या लोन लिया. तो एक्स्ट्रा जब रेवेन्यू से एडिशनल जाके वो पैसा मार्केट में इन्फ्यूज कर रहा है, मतलब बोरोइंग्स, अपने आउटस्टैंडिंग बढ़ा रहा है, उसको बोलते हैं फिस्कल. और उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज बनेगी, फिस्कल.
मैंने फिस्कल पहले क्यों बता दिया, क्योंकि हम टाइम एंड अगेन हम बात करेंगे फिस्कल 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 इन अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल एग्जैक्टली। इसलिए मैं टर्म यूजुअली जो हम यूज करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा बोरोइंग्स, मतलब गवर्नमेंट ने अपने पॉकेट से ज्यादा कुछ इन्फ्यूज किया हुआ है, ठीक है, दैट इज फिस्कल, अंडरस्टूड? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट microeconomics, it says या फिर microeconomics analysis, तो it says कि the first time या फिर एक particular household जो income expenditure करता है, या फिर एक household की income क्या है, एक household का per capita expenditure क्या है, ये सब चीजें क्या है, that will come under microeconomics, ठीक है? Okay. So the first relevant question that comes for your example is what is the scope of macroeconomics? It is there in the very first initial also in your this book. Okay? So you need to understand, we understood what is macroeconomics. You can write a definition now. Right? Now what is the scope of macroeconomics that we need to understand? Okay? So I'm referring the material given by your DU. So it says macroeconomics has emerged. Just listen to me. Okay, then you can write it up. We will just write on the bullet points. That would be fine. Macroeconomics has emerged as the most challenging branch of economics. Why? Because we cannot, हर household का अपने घर का एक calculation होगा. हर household का cumulative calculation is nation का calculation. So it is challenging automatically. अंबानी के घर 100 रुपए अलग वैल्यू रखते हैं और एक गरीब के घर 100 रुपए अलग वैल्यू रखते हैं, तो एक चैलेंजिंग जॉब अपने आप ही हो गई. 100 रुपए की वैल्यू इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज चैलेंजिंग. नाउ हाउ डू वी कैटर टू दीज चैलेंजेस, एंड हम ऐसे क्या पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसे क्या थ्योरीज बनाते हैं जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू बूस्ट द इकोनॉमी. दैट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो. अंडरस्टूड? Sure. So it says macroeconomic theories use macroeconomic models to explain the behavior of macroeconomics variable and specify the nature of relationship between them. You know what is variable? Factors which help us to calculate. Okay. So income is a variable in household. Expenditure is a variable in household. Your pocket money is a variable for your personal thing. ऐसी macroeconomics के अपने variables हम आगे बढ़ेंगे. It's called flow and stock basically. हम आगे बताएंगे. तो इनकी variables का आपस में interaction, इसकी study is the first thing we need to understand. Is the first thing we need to understand to accept, to curb the challenge of macroeconomics. Understood? Okay. Then, study of interrelationships between the aggregate economic variables assist economic policy makers. देखो, अगर हमें नहीं पता कि हमारा जीडीपी क्या है, अगर हमें नहीं पता है कि हमारे रेवेन्यू किस हद तक जा रहे हैं, तो क्या हम अपने पॉलिसीज बना सकते हैं? Can government form any policy without understanding the actual market value या actual market scenario क्या चल रहा है? So macroeconomics help us to help the government to devise the policies for the economics to grow. So first is macroeconomics help us to understand the relationship between the important variables in the society. Second, I told you was to formulate the new government policies, macroeconomics plays an important. Understood these 2 points? Variables. I'll write it down here also. It will help you out to understand, or it will be a rough note for you, you guys. Right? Variable and formulation of policy. Understood? Now, policy तो बना दी. Working of policy कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, या इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, ये भी कौन बताएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स. समझ में आया? व्हाट इज द स्कोप? ठीक है. श्योर? एक दफा पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी काम कर रही है या नहीं कर रही है?
कहीं पॉलिसी और खराब तो नहीं करी सिचुएशन, या कितनी इफेक्टिव है वो, उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, ये कौन बताएगा? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिसीज। सी, हम जब भी मैक्रो की बात करेंगे ना, हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करेंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट का ही रोल प्ले होना है। हम अपने घर पे क्या कर रहे हैं, नो वन केयर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, दैट इज द मेन थिंग, तो वही मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो एक पॉलिसी बन गई मैक्रो इकोनॉमिक्स से, पॉलिसी का इफेक्टिवनेस क्या है, वो काम कर रही है नहीं कर रही है, अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स विल कम टू द रेस्क्यू। देन पॉलिसी जो बनाई उसके रिलेशन में और आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, ये भी कौन बताएगा? ठीक है, और पॉलिसी हमने बनाई कैसी है, वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए। So all these points are interrelated and very important question from the chapter 1 also. Scope and meaning of macroeconomics. Okay, they help, macroeconomics help in developing the framework for controlling and guiding the economy to obtain growth and stability. गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या होगा, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होगी, पॉलिसी बनाई उसके हिसाब से क्या पॉलिसी से काम कर रही है, पॉलिसी से काम करेगी, ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती जाएगी, राइट। तो फॉर्मूले ऐसा तो है कि एक पॉलिसी से ग्रोथ हो जाएगी, तो वो पॉलिसी बनते हैं, लॉ बनते हैं, तो एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि भाई हमारी इकोनॉमी ऐसे फंक्शन करेगी। Policy 1, policy 2, policy 3, n number of policies, n number of laws, n number of rules and regulations, they help develop a framework, which in turn help to upgrade the economy, right? So developing the framework in order to stabilize the economy, in order to grow the economy, is again the next function or next scope of macroeconomics. Getting the point? Next. फ्रेमवर्क बनाने के लिए नए रूल्स, नए लॉज, नए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस ऑल पॉइंट्स आर इंटररिलेटेड गाइस, you need to understand them, you will be able to understand, you will be able to answer the question also. Okay, so the next point is macroeconomic policies formulated and implemented by the government are directed towards long term competitiveness of the economy. Economy बढ़ेगी कैसे, देखो, if I am a small player in the market, जो मैं कर रहा हूँ बेस्ट है, राइट, लेकिन अगर मेरा कंपटीशन आ जाता है तो मैं बेटर परफॉर्म करूंगी ताकि मैं उससे आगे रहूं। तो इससे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस इन द हेल्दी कॉम्पिटिशन इकोनॉमी इंश्योर। अगर सिर्फ मैं हूं, तो अगर आज मेरा मन नहीं है तो आज मैं सब नहीं करूंगी, कल को मेरा मन कर गया, मैंने 100 फ्रूट छाप दिए। आई एम गिविंग अ फिशियल एग्जांपल, यू अंडरस्टैंडिंग, कोई कंपटीशन ही नहीं है, लेकिन अगर मैक्रोइकोनॉमिक्स पॉलिसी फंक्शन करेंगी तो ऐसे फंक्शन करेंगी कि कंपटीशन एनहांस हो रहा है ताकि इकोनॉमी अल्टीमेटली बढ़े। कैन गवर्नमेंट बी द सोल प्लेयर इन द इकोनॉमी, को फिर तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे पुराने जमाने में कि हमें हर चीज के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। लिबरलाइजेशन किया हमने, एलपीजी पॉलिसीज आई थी, लिबरलाइजेशन किया, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि कंपटीशन बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, ग्रोथ हो। दैट इज द अल्टीरियर मोटिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सब चीजें क्या करेंगी, दे विल एंश्योर दैट देयर इज कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट। दैट्स द नेक्स्ट। ओके, समझ में आ रहा है? 6th पॉइंट, हेल्दी कंपटीशन or competitiveness in the market. These bullet points will help you out to answer your questions in your exam. Okay, then देखो, जब हम मैक्रोइकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सबसे बड़ा थ्रेट जो आएगा वो इन्फ्लेशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, these are all the
फेजेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इनको कंट्रोल करना, हम इनको स्टडी करेंगे। आज अगर बूम है तो सी एवरीथिंग दैट राइजेस इज सपोज्ड टू फॉल, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। इफ आई एम राइजिंग टुडे आई विल हैव अ सैचुरेशन पॉइंट, इसके बाद मैं गिरूंगी, राइट? तो हर चीज का ग्राफ ऐसे रहेगा, तो उस ग्राफ को मेंटेन करना, उस ग्राफ से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आए, कौन इंश्योर करेगा? Macroeconomics. To stabilize various variables, to assess inflation, recession, boom. That's the next point. Okay? To solve problems of economy like inflation, recession, unemployment, fluctuations, solving of the problems, you can say, is the next point. Okay? So you can say macroeconomics is a tool for smooth sailing of economy of a nation. Okay? Understood? Easy? Sure? Okay. Now, अब हम आएंगे मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज पे। ओके, सो अगर हम बात करते हैं डिमांड सप्लाई, वो माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम मैक्रो की बात करते हैं, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज बिजनेस साइकिल। हाँ, तो आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो माइक्रो, इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी, हाँ ठीक है। तो ये मैंने बनाया पहले एक्सिस, दिस एक्सिस इज योर रियल जीडीपी, मतलब एक जनरल एक मिनिमम जीडीपी डेवलपमेंट, इसके नीचे खराब है सिचुएशन। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? व्हाट इज रियल जीडीपी? ये स्टेबलाइज लाइन है भाई, इससे नीचे सिचुएशन खराब, यू आर ड्राउनिंग, ठीक है। और ये आया इकोनॉमी का साइकिल। ये होती है बिजनेस साइकिल। अब जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यहाँ पे ग्रो कर रही है इस पोर्शन में, कैन यू सी द कर्सर? दिस इज बूमिंग पीरियड। जब इकोनॉमी नीचे जा रही है, रिसेशन। जब इकोनॉमी इतनी चली गई कि रियल जीडीपी से नीचे चली गई, सिचुएशन खराब हो रही है, डिप्रेशन, फिर उठने लग गई तो बूम आ गया। मैं रिपीट कर रही हूँ, वो ऊपर जा रहे हैं, कैसे भी ऊपर जा रही है तो बूम है, चाहे वो नीचे से ऊपर जा रही है, वो डाउन से ऊपर जा रही है तो बूम है। जब वो नीचे जा रही है वो रिसेशन है, but when it is going down the GDP, that is depression, and then when it starts growing, it becomes boom. ठीक है? That is business cycle. Easy. Long run economic growth. क्या होता है ये? Long run. यार 20 दिन में तो लॉन्ग रन हो सकता है, मेरे लिए लॉन्ग रन सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाता है।
प्रॉफिट कमाने का सोचना हो। बेटा कहाँ 60 साल, कहाँ 20 साल, कौन सा लॉन्ग रन? फिर तो 20 साल शॉर्ट रन हो गया। हाँ, अगर आप मैंने बोला कि हम 60 इयर्स बाद मैं ये सॉफ्टवेयर की इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ कर दूंगी, और वही 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर मैं 20 साल में 1000 करोड़ कर दूं, तो लॉन्ग रन कौन सा हुआ? तो 60 years इज अ लॉन्ग रन, बट 20 years अगर आज से रखो तो 20 years तो लॉन्ग रन है। 60 years से कंपैरिजन में 20 years लॉन्ग रन हो गया। तो यू कैन नॉट कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इयर्स कि लॉन्ग रन है या शॉर्ट रन है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बेसिकली नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये हम क्या समझते हैं कि हम एक जनरल उसमें लेके चलते हैं। तो formulas that have been devised to calculate these GDPs and national incomes etc. they make sure कि stabilized formula use किया हुआ है ताकि there is no much fluctuations in। यानी अगर आज सेंसेक्स बहुत ऊपर पहुंच गया, कल नीचे गिर गया, तो हमारा आज का निफ्टी बहुत ऊपर, कल का निफ्टी बहुत नीचे चला जाएगा। This cannot be the case, right? This cannot be the case, right? लेकिन अगर एकदम से बूम हुआ, एकदम से रिसेशन हुआ, तो एक बार ग्राफ मेंटेन रहता है। तो जो हमारे कैलकुलेशंस करते हैं वो लॉन्ग टर्म हिसाब से करते हैं कि ओवर द टाइम स्पैन कितना जीडीपी या कितना नेशनल इनकम है। Understanding my point? So you cannot calculate what is long run and what is short run. That's the first thing. Okay, so it says economic growth is a continuous process in which national income and per capita income increases. Understood? It's a gradual process. Each and every country want to achieve high growth rate of economy for raising the level of standard of living of their country, and it is the major issue of macroeconomics because macroeconomics knowledge helps to achieve these goals. So basically, long run is हमें gradually अपनी economy को बढ़ाना है, gradually उसको increase करना है, gradually standard of living increase करना है. That is your long run economic growth, not your number of years. Understood? Then next, inflation. What is inflation? Gradual rise in the price of commodities, the price of necessities. हर चीज में there is inflation. हर चीज में there is rise in the price. That is very major problem of macroeconomics. Business cycle is a problem. ठीक है, हमेशा बूम भी अच्छा नहीं होता। सबके पास ही पैसा आ जाएगा तो खर्च करने की वैल्यू भी तो बढ़ जाती है। जो वैल्यू 10 रुपए की आज से 40-50 साल पहले थी वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? बूम आया, तो लोगों के पास अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी। So business cycles is an issue, economic growth is an issue, inflation is an issue. All these are issues of macroeconomics. Okay? Unemployment, again, issue of macroeconomics. Unemployment is also a personal issue. अगर बस काम नहीं है इस issue, लेकिन बहुत लोगों के पास unemployment होना मीन्स उनके पास पैसा ही नहीं है खर्च करने। मतलब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं आ रहा, ना विड्रॉल है ना इन्फ्यूजमेंट है। अगेन, ओके, नेक्स्ट रियल प्रॉब्लम, फिस्कल इम्बैलेंस। फिस्कल में समझाते हैं, फिस्कल रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया मतलब ऑब्वियसली रीजन उधारी करी, नेचुरली। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए थे, आपने 150 रुपए खर्च कर दिया, मतलब 50 रुपए आपने पक्का कहीं ना कहीं से उठाए, चाहे चोरी करे चाहे कुछ मर्जी करे, एक्स्ट्रा पैसे इन्फ्यूज करे ना इकोनॉमी में जो आपके पॉकेट में नहीं थे। दैट बिकम्स अ फिस्कल इम्बैलेंस। सो ऑल दीज इश्यूज, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल इम्बैलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, they all are major terms in macroeconomics and they form the major problems or major issues of macroeconomics. Understood? Understood these terms? आगे बताओ. Okay. Very important is the next concept, that is variable. मैंने variable की बात करी थी पहले, तो variable of macroeconomics.
there are two variables, stock and flow. Guys, सुना है पहले? स्टॉक जो रिजर्व में होता है, दैट इज योर स्टॉक. जैसे आपका पैसा, आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी नेटवर्थ, स्टॉक. आपका आज का एक्सपेंडिचर, आपका आज का रेवेन्यू, फ्लो. फ्लो इज द ग्रेजुअल मूवमेंट. स्टॉक इज दैट इज स्टैग्नेंट. ठीक है. और व्हाट मे बी अ फ्लो at a particular moment can be a stock at the other moment. कैसे? पहले एग्जाम्पल समझते. मैंने बोला बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म स्टॉक होगी कि फ्लो? स्टॉक. स्टॉक होगा पक्का. फ्लो तो नहीं हो सकता. श्योर, क्योंकि इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक कैच याद रखो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो वेरिएबल होगा वो स्टॉक होगा. जैसे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट 1 साल की होती है या 2 साल की होती है या 3 साल की होती है, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टॉक होगा कि फ्लो? क्यों फ्लो होगा? पीरियड में तो वो भी है. एग्जैक्टली. चला गया, आता जा रहा है. इन्फ्यूजमेंट हो रहा है या आउट हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है. समझ में आया? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैसे? बैलेंस शीट इज अ रिजर्व. इतना आपके पास है. प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आज है कल उसका लॉस, कल वो लॉस बदल सकता है, कल वो प्रॉफिट में बदल सकता है. वो प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है. प्रॉफिट लॉस अकाउंट फ्लो. ठीक है. इन्वेस्टमेंट फ्लो. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आज जो करी, और इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो किस में कर रहे हो? उसमें वो किस में राइज कर रहा है? स्टॉक को राइज कर. तो स्टॉक क्या हो गया? जो स्टॉक होता है आपका रॉ मटेरियल का, या स्टॉक है आपका इन्वेस्टमेंट्स का, क्या है वो फ्लो है कि स्टॉक? स्टॉक ऑफ कैपिटल. समझ गए? स्टॉक ऑफ कैपिटल जिसमें आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा, फिनिश गुड्स, अनफिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो भी है. स्टॉक, दैट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. क्योंकि वो रिजर्व है, उससे कुछ आ रहा है, जा रहा है. इन्वेस्टमेंट्स आपका स्टॉक इंक्रीज कर रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है. तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है कैपिटल की फॉर्म, दैट इज स्टॉक. वेरी गुड. समझ में आया? श्योर. चलो एक एग्जांपल और दो. फॉरेन एक्सचेंज रेट या रिजर्व. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा? रिजर्व. नाम से पता लग रहा है, रिजर्व है, स्टॉक होगा. इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, समझ में आया? सो दीज आर टू वेरिएबल्स. लेकिन अगर इनको ध्यान से हम नहीं समझेंगे या फिर इनमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस रहेगा कॉन्सेप्ट में, तो एक स्टॉक को आप फ्लो भी बना दोगे, फ्लो को स्टॉक भी बना दोगे. सो नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि हम किस पीरियड ऑफ पॉइंट की बारे में बात. अगर मैं आज की प्रॉफिट की बात कर रही हूँ तो फ्लो है, लेकिन अगर मैं 1 ईयर फिस्कल की बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा? ठीक है. सो दिस इज इट. सो वेरिएबल्स जो है आपके, दे आर काउंटर डिपेंडेंट ऑल्सो एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. अंडरस्टूड? और बताओ, एक लेमैन भाषा में बोलते हैं जो टंकी में पानी है वो स्टॉक, और जो आपका टैप वाटर आ रहा है वो फ्लो. ऐसे एनालाइज करो हमेशा कि आपका जो जो वेरिएबल, जो कमोडिटी आपके पास आई है, जो वेरिएबल आया है आपके पास, वो एक रिजेम्बलेंस है टैंक वाटर का कि टैप वाटर.
Tap water, yani there is outgoing and incoming. When there is two rates, that is stop. Understood? So these are the variable of macroeconomics. Okay. So this is how I think this is enough for today for macroeconomics, because I next need to understand equilibrium, disequilibrium. हम next class में करेंगे. That will be part 2 of our lesson 1. Okay. So this is it for today's lecture. Okay. So understood? First thing understood, what is the definition of macroeconomics? Then what is the scope of macroeconomics? And what are the issues of macroeconomics? And what are the variables of macroeconomics? This is what we have understood in part 1 of lesson 1 of introduction of macroeconomics. Okay? So we have done what is the difference between macro and micro. We have done issues, variables, and scope of macroeconomics. Understood? Sure. So rest we will continue in the next lecture. This way we will understand equilibrium, disequilibrium, and etc. Okay.